वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपके साथ 11th क्लास का केमिस्ट्री का एलईपी में जो दिया हुआ है वो सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगा। वन बाय वन क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, कि इनमें से कौन सी टर्म है जो मास के ऊपर जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप ध्यान से देखो तो मोलैरिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, W2/M2 into 1000/V। मोलैरिटी क्या होती है, W2/M2 into 1000/W1। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, या कह लो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। और लास्ट में है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है ना। तो इसमें आप एक चीज नोट करो, सिर्फ एक ये वाली ये भी पूरी मास के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके ऊपर इक्वल होते हैं, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे भी मास और मास है, यहाँ पे भी मास 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 है। ये सारी की सारी जो है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मास के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। आपने चार्ल्स लॉ भी पढ़ा होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, या टेम्परेचर जो है उससे वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसलिए मोलैरिटी जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है, कंसंट्रेशन कम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मोलैरिटी। नेक्स्ट है 4 ग्राम ऑफ NH इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको उसने कहा है कि मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी का भी हमने फॉर्मूला लिखा था W2/M2 into 1000 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मोलैरिटी में वॉल्यूम। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन वेट कितना दिया हुआ है, ये देखो 4 ग्राम, ये गिवन वेट है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, ये आपको पता होगा। मॉलिक्यूलर वेट इस फॉर्मूले से निकलते हैं, इसका 23, इसका 16 और इसका 1, तो ये 40 आ जाएगा इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम कितना है, कितने में से निकालना है 100 में से। तो ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो इससे कट गई, 4 4 कट गई, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, मोलैरिटी 1 आ गई। तो इसकी आंसर क्या हो गया हमारे पास, 1 मोलर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, वेट दिया हुआ, मोल्स होता है गिवन वेट बटा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस है तो एटॉमिक वेट, अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। तो ये मोलर मास लिखना है, गिवन वेट हमारे पास कितना दिया हुआ 32 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है मीथेन का, इसका 12 हो गया और इसका 4 इंटू 1, तो ये हमारे पास 16 आ गया। तो ये हमारे पास आ गए 2 मोल्स। तो उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिए हुए, इसका मतलब ये सम जो है वो गलत है। बट यहाँ पे ये दिए हुए नंबर ऑफ एटम्स, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे यहाँ होगा मिस प्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे उसने पूछना चाहा होगा कि जो इस 32 ग्राम मीथेन में जो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, पहले तो ये निकालो और उसमें कितने एटम्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स बोलेंगे ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। हमने कितने मोल्स निकाले हैं, 32 ग्राम को हमने चेंज कर दिया मोल्स में, वो 2 मोल्स के इक्वल है। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 10⁻23। तो ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे लगभग 12 इंटू 10⁻23 आएगा। तो इसमें ये वाला आंसर होगा, अगर होगा भी तो ये वाला आंसर होगा। वैसे ये क्वेश्चन ही गलत है, सही नहीं इन्होंने पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉलिक्यूल दैट हैज लीनियर स्ट्रक्चर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर स्ट्रक्चर होती है, बाकी सभी की क्या होती है, ऐसे बेंट होती है। ठीक है जी। तो इसलिए लीनियर स्ट्रक्चर किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट कोवलेंट करैक्टर। अब किस में कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है, देखो ये सारे के सारे, पहली बात है कि कोवलेंट करैक्टर होने के लिए जो मेटल है उसका साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। और जो
कैटायन है। अब यहाँ पे या तो उसने कहा Cl लगा हो सकता है, या Br, या I, या F। तो एनायन का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। उसका कारण क्या है, क्योंकि एक सोडी फजान रूल है, वो कहता था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर तब आ जाता है जब कैटायन का साइज छोटा होता है। कैटायन का साइज छोटा होने की वजह से वो क्या करता है, वो जो एनायन है उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पोलराइज कर लेता है, जिसके कारण इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है और जो बॉन्ड है या कंपाउंड है उसमें कोवलेंट करैक्टर आ जाता है। तो उस हिसाब से देखे लिथियम तो हर एक में सेम ही है, इसका मतलब हमने देखना कि इनमें से किस एनायन का साइज सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा साइज होता है आई का। अगर आप देखो ना, ये हमने याद किया हुआ है, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये हमारे पास ग्रुप है, ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इन चारों में से अगर आप देखो तो आई वाला जो है इसका साइज सबसे बड़ा है, इस वजह से लिथियम आयोडाइड में जो है वो कोवलेंट करैक्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस में मैक्सिमम वर्क आएगा किस प्रोसेस में। देखो बेटा, रिवर्सिबल जैसे मान लो प्रोसेस है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि कोई रिवर्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉलेस्ट स्टेप में हम लोग, मतलब सपोज करो इसके ऊपर कंकर रख दिया हमने, तो ये नीचे आ गया, या मैंने यहाँ पे नीचे ले गया कंकर, यहाँ पे रखे हैं और मैं एक एक कंकर उठाता जाऊंगा तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर को जाता जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं छोटा सा एक कंकर उठा लूं तो ये पिस्टन हल्का सा ऊपर मूव करेगा, इतना हल्का मूव करेगा कि हमें नजर ही नहीं आएगा, हमें ऐसे लगेगा कि वहीं पे वहीं है, जबकि प्रोसेस तो हल्का सा तो मूव हुआ है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि हर स्टेज के ऊपर क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जहां जाने तक फिर कुछ ना कुछ तो वर्क लगेगा, फिर एक कंकर उठा लिया, इसी तरह से रखते वक्त भी और वापस जाते वक्त भी, दोनों, क्योंकि ये रिवर्सिबल है ना। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि हर स्टेप्स जो है वो होता है, क्या इसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में होता है हर स्टेप जो है वो। तो इस वजह से फिर क्या होता है इस वजह से क्या होता है बेटा कि हर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर करने पर, मतलब रिवर्स वाले के केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वर्क, हम लोग हर स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम वर्क तभी ऑब्टेन कर सकते हैं अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल है, मान लो मैंने यहाँ पे एक चीज रखी, यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पत्थर रखा, तो ये एकदम से धड़ाम से नीचे आया। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो इतने सारे स्टेप्स थे वो हुए नहीं, सिर्फ यहाँ तो जब इस स्टेज पे था तब इक्विलिब्रियम था, जब यहाँ पे आया तब इक्विलिब्रियम है, इन बिटवीन नहीं आया, इसलिए यहाँ पे हम मैक्सिमम वर्क को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो रिवर्सिबल के केस में मैक्सिमम वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बफर सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। पहली बात तो बफर सोल्यूशन क्या होता है बेटा, बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि रेजिस्ट करता है, विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू, resist the change in pH वैल्यू। कहने का मतलब है जब भी ये वो वाला सोल्यूशन है जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देता किसी चीज की। जैसे हमारी बॉडी है, हम खट्टा मीठा मीठा इतना कुछ खाते हैं, मतलब कि एसिडिक चीजें भी खाते हैं, तब भी हमारी बॉडी की पीएच चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सोल्यूशन है जो कि बफर का काम कर रहे हैं, मतलब कि वो पीएच को चेंज नहीं होने देते। इसी तरह से ऐसे सॉल्यूशंस जो कि वो पीएच को चेंज नहीं होने देते, चाहे एसिड डाल दो चाहे बेस डाल दो, वो उसको रेजिस्ट करते हैं उसकी चेंज होने को, पीएच को, ऐसे को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो ये देखेंगे पीएच डज नॉट चेंज एट ऑल ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस, पीएच चेंज वेरी लिटिल, ये पहली वाली ऑप्शन ही सही है कि पीएच जो वो चेंज नहीं होता जब हम एसिड या बेस डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो बफर सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, वो पीएच चेंज नहीं होने देगा, इसलिए ये पहली लाइन जो है वो ट्रू है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केपी केसी वाला। अब केपी केसी का रिलेशन हमें पता क्या होता है, केपी जो है इट इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी डेल्टा एन। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि इस रिएक्शन के लिए बताओ क्या रिलेशन बनेगा। अब आप देखो इसमें ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, तो ये जो डेल्टा एन है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स के ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको केपी को नीचे ले आएंगे, केसी को, और हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा एन जी। मैं नीचे निकाल के दिखा देता हूँ, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है ना, 1 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं वही होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका 1 है। और रिएक्टेंट हमारे पास 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इसके लिए क्या आएगा 1 + 1/2, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे 1 3/2, तो ये कटा के हमारे पास 1/2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी
1/2। अब देखो कौन सा आंसर है, तो ये वाला आंसर मेरे पास है, देखो 1 - 1/2 है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसको याद करते हैं ऐसे LEO, दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ GO होता है रिडक्शन के लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो ये पहली कौन सी ऑप्शन हो गई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डी वाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ टू ब्यूटेनॉन इज। ब्यूटेनॉन का फार्मूला क्या? CH3 CH2 CO CH3। तो ब्यूटेनॉन तो इसका कॉमन नेम है, 1 2 ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। पर अगर कॉमन नेम लेते हैं तो कॉमन नेम क्या होता है कि इसको हम लोग कीटोन बोल देते हैं और इधर वाला अल्काइल ग्रुप और इधर वाले अल्काइल ग्रुप को अलग अलग नाम दे देते हैं अल्फाबेटिकली। जो पहले होता है, ये ई से इथाइल हो गया, या एम से मिथाइल हो गया, तो क्या आएगा? इथाइल, मिथाइल, और इसको मैंने क्या बोल दिया? कीटोन। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसको नीचे कर ले। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी हमारे पास हो गया। इसका आंसर क्या मैंने बता दिया आपको? इथाइल, मिथाइल एंड कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये आप खुद से कर सकते हो। मैं आपको ट्रू फॉल्स से करवा दूंगा क्योंकि ये तो बीच में से निकल आने सारे के सारे। ट्रू फॉल्स वाले थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। देखो एक चीज तो हमेशा याद रखो कि जो इंटरनल एनर्जी है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर देती है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस वजह से फिर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो उसने स्टेटमेंट लिखी है ये बिल्कुल सही लिखी है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इज पॉजिटिव, इज इट ट्रू और फॉल्स? देखो इसने बोला कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो कुदरती अपने आप होते हैं, जो अपने आप अक्कर हो रहे हैं दुनिया में। तो वो क्या होते हैं? उनके केस में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होती है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो जैसे यूनिवर्स है, अब दुनिया बढ़ रही है, सब एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सब कुछ बढ़ रहा है। तो दुनिया बढ़ रही है, दुनिया बढ़ने से क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी। एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है? तो मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो इसका मतलब कि बढ़ेगी का मतलब क्या आएगा? चेंज क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस वजह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम लोग लेते हैं चेंज इन जो एंट्रोपी है फॉर द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है फ्लोरीन कैन नॉट हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऐसे कह सकते हो आप। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हमेशा दूसरे से छीनता है ना कि किसी को देता है। तो +1 कब आता है? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं है, इस वजह से इसका इसने बोला कैन नॉट हैव, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव डिफरेंट डाइपोल मूवमेंट। बिल्कुल ठीक है। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करो, पहली बात तो ये है कि सिस ट्रांस आइसोमर्स हमेशा डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होते हैं। मान लो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ए बी बी ए। जब भी ये जो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द कार्बन है, इनके ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे हो तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये सिस फॉर्म है, और अगर वो ओपोजिट साइड पे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म है। अब उसने क्वेश्चन पूछा डाइपोल मूवमेंट, कि इनकी डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट होती है। मान लो कि इस वाले कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो हम इस तरफ इस तरह से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी दो एटम्स में, मान लो जैसे एक ये कंपाउंड लिखा है, जब भी मैंने डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है कि किसकी ज्यादा किसकी कम है, तो मैं एरो से शो करता हूँ इस तरह से। जिस तरफ ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस तरफ एरो, और पीछे ऐसे कर देता हूँ। तो उसका मतलब ये हो गया कि HF के केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेम मान लो कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, और इस तरफ इस तरह इसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे ये नेट डाइपोल मूवमेंट इन दोनों की रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा।
इस केस में अगर देखें हम लोग तो नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो कैंसिल हो जाती है और हमारे पास डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाती है, जबकि इस केस में जीरो नहीं आती, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी डिफरेंट डाइपोल मोमेंट होती है, बिल्कुल होती है, इसकी जीरो होती है, इसकी जीरो नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस ब्रिंग डाउन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल ठीक है, रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी लेके आती है। स्टेबिलिटी कैसे लेके आती है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिस वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाती है। पर इसने क्या बोला, ब्रिंग्स डाउन द, इसने बोल दिया कि कम हो जाती है रेजोनेंस से मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी, तो ये फॉल्स है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तो अब ये आपके सारे के सारे हो गए। अब हम लोग सेक्शन बी करेंगे, मैं इसको नीचे कर देता हूँ सेक्शन बी के लिए, वेट। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जो थ्योरेटिकली सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे वो आप बुक में से कर सकते हो। जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे करते नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हैं। जैसे ये है, सबसे पहले आपने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज में क्या करना होता है, हमने सबसे पहले इसका टोटल का मास निकाल लेना। अब कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और इसको मिला के आ जाएगा आपका 100। अब हमने क्या करना है, जैसे कैल्शियम की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, कैल्शियम का वेट ऊपर और नीचे टोटल, टोटल जो पूरे कंपाउंड का वेट है, तो इनटू 100 इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से इसकी कार्बन की कैसे निकाल लेंगे, कार्बन का कितना वेट है, नीचे टोटल मास कितना है, ये देख लेना, इतना ही बन रहा है ना, 50 60 और 100 ही बन रहा है, तो यहाँ पे 100। इसी तरह से आप ऑक्सीजन की अगर निकालनी है परसेंटेज, तो ऑक्सीजन का कितना वेट है, यहाँ पे 48 है, टोटल कंपाउंड का कितना है 100 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे, तो ये सेम सेम परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको 92% इथेनॉल बाय मास है, तो इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। देखो इथेनॉल हमारे पास दिया हुआ कितना 92%, तो ये 92% मुझे क्या समझाता है, मतलब इससे बाय मास से हमें क्या समझ आती है, इस लाइन से इससे ये समझ आती है कि 92 ग्राम जो इथेनॉल है वो 100 ग्राम सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो अब क्या मैं करूंगा जी, मेरे पास 92 ग्राम इथेनॉल है, इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, इसका अगर आप वेट फाइंड आउट करोगे तो ये 46 बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 92 ग्राम इथेनॉल है, इस 92 ग्राम इथेनॉल को मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो ये चेंज हो जाएगा 2 में। और इसी तरह से अब ये मेरे पास है सॉल्यूशन, मुझे चाहिए सॉल्वेंट, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से 92 निकालूंगा, तो 100 में से 92 निकालने पर मेरे पास 8 ग्राम क्या आ गया, सॉल्वेंट का वेट। अब सॉल्वेंट रेक्टिफाइड स्पिरिट में बाकी वाटर है, इसका मतलब ये 8 ग्राम वाटर है और 8 ग्राम को मैं 16 से डिवाइड करके उसके भी मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा, तो वो कितने आ गए, 1/2 या कह लो 0.5, इसके 2 मोल्स आ गए, इसको 0.5 आ गए। तो हमने इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास किसके आगे साथ में वाटर के, तो इसके 2 मोल्स आ गए, इसके 2 प्लस 0.5, तो ये 2/2.5, तो कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 1 से कम ही आएगा क्योंकि ऊपर छोटा है और ये कम है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थ्योरेटिकल है, ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ऑफ प्रिंसिपल क्या क्या कहता था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो तो आप एनर्जी के हिसाब से फिल करते हो, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले फिल करना, उन ऑर्बिटल्स को जिनकी ज्यादा होती है उनको बाद में फिल करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है। फोटोन की एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या आती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है, यहाँ पे आप एच की वैल्यू फिल करो
और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिल करो तो आपका निकल आएगा इजीली। दूसरा क्वेश्चन में है क्या, वेवलेंथ दी हुई है आपको, तो उसमें क्या करेंगे, अब मेरे को तो फार्मूले में तो न्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो एज इट इज लिख के एच को और न्यू को क्या कर दूंगा, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ये वाला फार्मूला सी इंटू लैम्डा 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये गलत हो गया, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सी ओवर लैम्डा आ गया। अब सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एच की वैल्यू मैंने आपको ऊपर ये वाली बता दी है, सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी की वैल्यू भी कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सी की वैल्यू भी पता है, एच की वैल्यू भी पता है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा हमें दिया हुआ 0.50 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे यूनिट्स मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 10⁻⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में करना है तो 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो नोबल गैसेज हैं, इनके केस में, नोबल गैसेज के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। पहली बात तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from isolated gaseous atom। ठीक है। अब नोबल गैसेस कौन सी होती है, नोबल गैसेस की खास बात क्या होती है कि इनके जो ऑर्बिटल्स है सारे के सारे क्या होते हैं, फील्ड है। इनका ऑक्टेट क्या होता है, इनका ऑक्टेट जो है वो, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, मतलब वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। ना इनको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता अपने में, ना ही ये छोड़ते हैं, क्योंकि ये फुली फिल्ड हो चुके हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए बोला जाता है कि नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ, बुक में से कर सकते हो कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है जी। और ये किनके बीच में बनता है, ये बनता है एस एस पी जेड एस पी जेड, इससे बनता है। और ये किस में बनता है, ये पी एक्स पी वाई इनके बीच में बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये आमने सामने से बनता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये साइड वाइज बनता है, इसलिए साइड साइड ओवरलैपिंग से बनता है, तो इसलिए ये वीक होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी आप लोगों ने किया हुआ, ये आप बुक में से कर लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैसे होता क्या है कि हम जितनी भी हीट देते हैं वो क्या काम करती है, वो एक तो इंक्रीज करती है इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद कुछ ना कुछ वो यूजफुल वर्क करती है। ठीक है। सीपीसीवी में रिलेशन में भी आप कर सकते हो। सीपीसीवी ये बेसिकली था कि हमें पता होता है कि जो हीट एब्जॉर्ब एट क्यू जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ये आपको कहाँ से हमारे पास आया, जो हमने पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से फार्मूला आया। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो सीपी डेल्टा टी होती है। ये आना था असल में। इसी तरह से क्यू डेल्टा बी जो होता है वो सीवी डेल्टा टी आता है। तो दोनों को हम लोग जब मिलाते हैं, जैसे हमारे पास ये फार्मूला है कि एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, तो यहाँ पे जब हम दोनों तरफ डेल्टा डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा एच डेल्टा ई और पी ये बी है, तो यहाँ पे डेल्टा डाल के अंदर लिख देना पीवी। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि पीवी, ऐसे आप एनसीआर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से एन 1 मोल्स के लिए ले लो, तो ये आपके पास आरटी आ जाएगा। तो अब आरटी आप यहाँ पे आप फिल कर दो। तो इस तरह से डेल्टा एच की वैल्यू आप यहाँ से फिल कर दो, यहाँ से, क्योंकि डेल्टा एच बेसिकली क्या है, ये आपने पीछे पढ़ा होगा कि जो डेल्टा एच है वो ही ये चीज होती है, ये वाली, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब, ये वाली चीज जो है, ये मैंने पीछे बताया आपको, ये डेल्टा एच होता है और ये बेसिकली डेल्टा वी होता है। तो ये इसके इक्वल भी हो गया, ये इसके इक्वल भी हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप कर देनी है। यहाँ पे जैसे आपने कर दिया सी, यहाँ पे आ गया सी पी डेल्टा टी, और ये आ जाएगा सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। ठीक, यहाँ पे आर टी आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो बाकी ये आप
आराम से इसको सॉल्व कर लो, सीपी ये कट जाएगा तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। बाकी आप खुद से बुक में देख के कर लेना, ठीक है बेटा, मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल करवाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में दिक्कत करते हैं बच्चे। केपी केसी में रिलेशन बताना, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, राइट रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखो केपी में क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन। जब आप केपी के लिए लिखो, के पी लिखोगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पावर 3 प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इन, और डिवाइडेड बाय जाएगा प्रेशर ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि सारे के सारे ये गैसेस में है तो केसी के लिए तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ केपी के लिए ये फॉर्मूला बन गया तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे हमें वो नहीं दिया तो हमने इसको, क्योंकि केपी केसी में रिलेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रेशर दिया हुआ, हम प्रेशर ऑफ, जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ हमें 2NH3, यहाँ पे आएगा हमारे पास, जैसे ये 2 के लिए है तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, क्योंकि मैंने ये आपको भी बताया है कि P किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। तो P यहाँ से क्या निकलता है, N/V/RT, और N/V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CRT। अब मैं जिसका भी प्रेशर, अगर मैं हाइड्रोजन का प्रेशर लिखूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, अगर यहाँ पे मैं N2 का प्रेशर लिखूंगा तो यहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन, इसी तरह से अगर मैं अमोनिया का प्रेशर लिखूंगा तो उसकी कंसंट्रेशन इनटू RT। तो मैं क्या करूंगा, हर जगह पे ये वाली चीज पुट कर दूंगा, क्लियर है। तो इसको पुट करने के बाद आप आंसर निकाल सकते हो, आप यहाँ पे कर भी सकते हो, जैसे इस ये वाली चीज है मैंने यहाँ पे लिखी है, और इसको मैंने, ये तो प्रेशर में है ना, कंसंट्रेशन में फिल करना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और उसकी साथ में R&T। अब तीनों के ऊपर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, और इस पूरे को ऊपर भी मैं 3 लिख देता हूँ। इसी तरह से आपको प्रेशर अगर आपको निकालना है N2 के लिए, क्योंकि ये N2 इसके साथ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू R इंटू T, ठीक है। यहाँ पे देखो CRT है तो ये ऐसे फिल कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से जब मैं अमोनिया के लिए लिखूंगा, क्योंकि अमोनिया के केस में मेरे पास ऊपर 2 है, तो यहाँ पे जब मैं कंसंट्रेशन अमोनिया की भरूंगा गैस की इंटू R इंटू टी, अब यहाँ पे क्योंकि पावर 2 आनी है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो इसके भी 2 इसके भी 2, तो इसको इकट्ठे हम लोग लिख रहे हैं। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ पे ऐसे छोटे में लिख देता हूँ, ये कर करा के आपके पास जैसे आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा के पी इज इक्वल टू, आपके पास ऊपर आ जाएगा जो आर टी स्केयर, नीचे आ जाएगा आर टी नहीं, ये ऊपर आना था आर टी, ये ऊपर हो गया, एक मिनट, ये हमारे पास, एक मिनट इसको रब कर दें, हाँ जी। तो ऊपर हमारे पास क्या आना है, ये और ये दोनों आएंगे, एक आएगा ऊपर RT3 और एक आएगा RT1, नीचे आ जाएगा RT2। ये तो सिर्फ RT लिखे, हम साथ में ये वाली इनकी कंसंट्रेशन भी साथ में लिखनी है। ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा N2 की कंसंट्रेशन, क्योंकि देखो ऊपर N2 है ना, और साथ में H2 की कंसंट्रेशन, ऊपर पावर कितनी आएगी हमारे पास 2, और नीचे क्या आएगा हमारे पास अमोनिया की, क्योंकि इसकी 2 है तो यहाँ पे ये 2 था यहाँ पे, तो ये देखो इसलिए यहाँ पे ये भर दिया। तो इसको आप सारे को हल करोगे। अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमें रिप्रेजेंट करा है KC, तो ये KP, इसकी जगह पे KC आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 4 हो गए, ये टोटल 4 है, नीचे 2 है तो 2 2 कट गए, तो ये ऊपर 2 बच जाएगा, तो RT-2 आएगा, 2 आएगा, ऊपर 4 है नीचे 2 है तो ये 2 आ जाएगा। KP=KC RT2, ये आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है बेटा। होप आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमिन राइट द फार्मूला ऑफ कंजुगेट एसिड्स।
अब इसका मतलब ये हो गया कंजुगेट एसिड और बेस क्या होता है, जैसे इधर हमारे पास बेस है तो दूसरी पास हमारा उसका क्या बनता है हमेशा कॉन्जुगेट एसिड, और इन दोनों में हमेशा H का डिफरेंस होता है। क्लियर है, इसका मतलब इसके पास ये राइट द फार्मूला ऑफ इसके कॉन्जुगेट एसिड का नाम क्या होगा, इसका होगा जैसे इससे ये कैसे बना होगा, हमेशा इन दोनों में H का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर OH नेगेटिव है तो अगर इसको H मिल जाए, आप क्या करो इसमें H ऐड कर दो तो ये वाटर बन जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि देखो ना ये सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सारे के सारे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से ये क्या है कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह HCO3 नेगेटिव को अगर H मिले तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2CO3, तो ये आपका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। इसी तरह से कार्बोनेट का क्या आएगा, उसको H मिलेगा तो HCO3 1 नेगेटिव रह जाएगा, H इसका क्या बनेगा, इसको मिल जाएगा तो ये HCOOH बन जाएगा, तो ये इसके सारे के सारे क्या हो गए हैं आपके कॉन्जुगेट एसिड्स हो गए। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि केसी निकालो, ये वाला क्वेश्चन। तो केसी का फार्मूला क्या है, केसी होता है ये जो आपके पास रिएक्शन दी होती है हमेशा इसमें जो प्रोडक्ट वाले हैं वो ऊपर लिखने हैं और जो रिएक्टेंट वाले हैं वो नीचे लिखने हैं। तो आप ऐसे करो KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N पहले लिख लो आप। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे कि हमें KP की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब KC अगर मैंने निकालना हो, ये चीज अगर निकालनी हो तो इस पूरे पोर्शन को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा KP बटा RT डेल्टा N। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ KP इंटू RT माइनस डेल्टा N। अब एक तो मुझे को डेल्टा N निकालना है, वो मुझे रिएक्शन से निकल आएगा, और हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, उसने निकालने के लिए KC निकालना है और KP दिया हुआ है, KP भी दिया हुआ है, R की वैल्यू हमें पता होती है 8.314, टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना 1273 आ जाएगा। डेल्टा N कैसे निकालते हैं, डेल्टा N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 + 1 3 है और रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है, तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगा डेल्टा N, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये वैल्यू फिल करके KP की वैल्यू भी गिवन हुई है आपको 3.4 बार, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज का और भी आपने ध्यान रखना है, वो कौन सा, वो ये वाली है कि आपको जैसे यहाँ पे R है तो R की वैल्यू आपने, क्योंकि यहाँ पे हमें जो KP की वैल्यू दी हुई है वो बार में दी हुई है ना जैसे, तो हमने यहाँ पे बार वाली वैल्यू यूज करनी है, वो कौन सी होती है 0.08381 होती है, तो ये हमारे पास लीटर एटमॉस्फेयर में होती है, लीटर एटमॉस्फेयर में होती है, पर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे लीटर बार में, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, 0.083 तक यहाँ तक ले लो आप, बाकी सब वही रहेगा। अगर हाँ यहाँ पे बार में नहीं होता यहाँ पे, तो फिर हम लोग उस ये दूसरे यूनिट यूज करने थे। अभी हमने आर के यूनिट्स होते हैं, आर के 3 तरह के यूनिट्स होते हैं, जॉल केल्विन में भी होते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर में भी होते हैं, बार में भी होते हैं, तो हमने ये इस हिसाब से देखना है कि बाकी वैल्यूज किस किस यूनिट्स में ली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आपको पीएच वैल्यू निकालनी है। पीएच वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमारे पास पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीएच का फार्मूला आता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एच आयन की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है, हमारे पास 10⁻⁴ m एच नाइट्रिक एसिड है। ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये नाइट्रिक एसिड के में एच आयन की कंसंट्रेशन, तो ये मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁴ फिल कर दूंगा, ये पावर जो है वो ये आगे आ जाएगी, तो ये क्या आएगा माइनस यहाँ पे पहले ही था, -4 यहाँ पे आ गया, log 10 हमेशा इसकी वैल्यू याद रख लो आप 1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 × 1 इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ गया, ये आपकी क्या आ गई पीएच वैल्यू। ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग बाकी आगे की मैं करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू बेटा।